हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक के बारे में। इससे पहले क्लास स्टार्ट की जाए, मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आया हूं कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछा करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर आज से। और आज हमारा टॉपिक रहेगा पहले दोस्तों, जो कि कल हमने छोड़ा था, औसत का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ एवरेज। हम जो है औसत का चयन किस प्रकार से करेंगे और कौन सा औसत जो है हमारे लिए अच्छा उपयोगी होता है, यानी कि समांतर माध्य हमारे लिए अधिक उपयोगी है या गुणोत्तर माध्य हमारे लिए अधिक उपयोगी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो देखिए, औसत का अगर हमें चयन करना है तो औसत के चयन के लिए हमें यह पता हो कि औसत क्या होता है। तो देखिए, औसत क्या होता है कि जो भी संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का योग बट्टे संख्याएं। ठीक है, तो औसत तो क्या होता है दोस्तों, आपके योग बट्टे संख्या। ठीक है, अब देखिए, ये जो योग बटे संख्या आया है यही होता है एवरेज मीन भी, या फिर आप कह सकते हो, सॉरी, यही होता है समांतर माध्य। ये जो औसत है यही क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। लेकिन ये जो समांतर माध्य है इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें कोई भी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो इसके अंतर्गत जो है वेरिएशन भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो है बहुत अधिक ये प्रभावित करती है अगर एक भी वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जाए तो। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है। और इसी वजह से, ये निरपेक्ष मान वजह से होने से ही इसे जो है ये क्रिया किस प्रकार की होती है, नॉन रिवर्सिबल होती है। ये उत्क्रम्य नहीं होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। इस वजह से हम जो है सूचकांकों में समांतर माध्य का उपयोग कम करेंगे, ज़्यादा हम किसका उपयोग करेंगे, गुणात्तर माध्यों का। अब गुणोत्तर माध्य का हम उपयोग क्यों करते हैं, तो देखिए पहले तो बता दूं, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा केवल सुनिए, ये हमारे कहीं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम नहीं आएगा, केवल ये तो सुनना है अगर आप लोगों को नॉलेज इंक्रीज करनी है तो। ठीक है, तो औसत आपको कौन सा यूज करना है भाई, एम यूज करना है या जीएम यानी कि अर्थमेटिक मीन यूज करना है या ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, और इस वजह से इसके अंतर्गत ये जो है निरपेक्ष मान देता है। कोई भी छोटी संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उसके मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जबकि गुणोत्तर माध्य में क्या होता है कि यह एक सापेक्ष परिवर्तन होता है, इसीलिए वजह से ये ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा, ये जो है दोस्तों कम मूल्य को तो कर देता है अधिक और अधिक मूल्य को कर देता है कम। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी संख्या है वो बैलेंस्ड हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, बैलेंस हो जाती है। क्योंकि देखिए, बड़ी संख्या थी उनको तो बना दी इसने छोटी, और छोटी संख्या को कर दिया बड़ा, तो उस वजह से फिर क्या हो जाता है दोस्तों आपके कि बैलेंस हो जाती है संख्याएं। तो इस वजह से भी हम इसका ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे, गुणोत्तर माध्य का ही उपयोग करते हैं। और अगर बात की जाए तो गुणोत्तर माध्य से जब हम गणना करते हैं तो सूचकांकों में जो आधार वर्ष परिवर्तन होता है और वस्तुओं का जो परिवर्तन होता है वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, उसे हम सरल वे में यूज कर सकते हैं। मतलब हम बेसिकली उसका उपयोग करेंगे जो हमारे लिए ईजी हो, और ईजी क्या होता है, गुणोत्तर माध्य यूज करना ईजी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट आता है भारांकन की रीति। तो आप जो है ये देखिए, ये 5वीं समस्या थी, अब 6ठी समस्या डालिएगा, वो है भारांकन की रीति। ठीक है, भारांकन की रीति। भारांकन की रीति से तात्पर्य क्या है, तो मोड ऑफ वेटिंग। अब ये मोड ऑफ वेटिंग क्या है, तो जो अभी तक हमने जो पीछे एक दो क्वेश्चन करे थे और जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वो सभी सूचकांकों की रचना में जो है सरल सूचकांकों को बनाने की है, या आप कह सकते हो साधारण या अभारित सूचकांक जो है वो बनाने के लिए हम जो है पढ़ रहे थे। लेकिन आप लोग जानते हो, क्या नमक और गेहूं के वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं, क्या इनका भार इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको गेहूं की तुलना में नमक 5 गुना लेना है तो आपको क्या करना होगा, नमक को 5 बार लिखना होगा और गेहूं को 1 बार लिखना होगा। तो ये जो इनका भाई, जो आप भी समझ सकते हैं ना कि सभी चीज़ें क्या समान होती है, क्या गेहूं और चने और चावल तीनों का वेट इक्वल होगा क्या, या तीनों की इक्वल क्वांटिटी ली जाएगी क्या। 1 किलो अगर चावल लिए जा रहे हैं तो क्या चने भी उतने ही दाने आएंगे जितने आपके जो है चावल आ रहे थे, नहीं आएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि सभी वस्तुएं जो है वो समान महत्व की नहीं होती है, सभी वस्तुओं का अलग अलग महत्व होता है, ये बात आप लोगों को पता है।
तो इसी वजह से अभी तक जो हमने पढ़ा वो साधारण या अभारित सूचकांकों के बारे में पढ़ा है। उसके अंतर्गत साधारण या अभारित वस्तुओं में सूचकांकों में क्या होता है कि सभी को, जितने भी आपकी वस्तुएं हैं उन सभी को समान महत्व दिया जाता है। यानी कि घोड़े और गधे को समान माना जाता है। किसके अंतर्गत? साधारण या अभारित सूचकांकों में। लेकिन जब हम बात करते हैं भारांकन की रीति के अंतर्गत भारित सूचकांकों के बारे में, तब आप लोग जो है घोड़े को अलग करोगे और गधे को अलग करोगे। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक परिवार है, उसके अंतर्गत दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं गेहूं, नमक और लोहा। क्या क्या है? गेहूं, नमक और लोहा। क्या ये तीनों वस्तुएं डेली ही सेम क्वांटिटी में यूज होती है क्या? गेहूं, नमक और लोहा समान मात्रा में यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गेहूं तो हो सकता है बड़ी फैमिली है तो 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो गेहूं बीतता हो दिन का, लेकिन क्या 1 किलो नमक बीत सकता है क्या? बड़ी से बड़ी फैमिली, शादी तक में भाई 10-10, 20-20 किलो ही नमक जाता है यार, और गेहूं तो चले जाते हैं 100-100 कुंटल, 100-100 किलो तक। ठीक है, और उसी प्रकार से लोहा है तो वो तो बहुत ही कम यूज होता है। क्या लोहा खाओगे क्या आप? लोहे का यूज कितना करोगे आप दिन में? बताइए, क्या गेहूं के कंपैरिजन में सब कुछ कम है या नहीं? तो ये जो अब देखिए एक दूसरे के ऊपर आप समझ सकते हैं कि गेहूं, लोहा और नमक को आप जो है सम्मान नहीं मान सकते। इनके जो है उपयोगिता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस अंतर की वजह से ही आप जो है यहाँ पर अब जो है किसका उपयोग करेंगे? भारित सूचकांकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि वस्तुओं का अलग अलग भार डिसाइड किया जाएगा, उनके महत्व के अनुसार उनको भार दिया जाएगा। ठीक है, तो भारित सूचकांकों में क्या होगा कि वस्तु के महत्व को भी डिसाइड किया जाता है, वस्तु का महत्व भी हमें दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारांकन की जो रीतियां हैं वो दो है। पहली कौन सी है? तो पहली है आपके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भारांकन। ठीक है, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भारांकन। और सेकंड मेथड है आपके स्थिर तथा परिवर्तनशील भार। ठीक है, तो भारांकन की दो रीतियां हैं, एक है प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भारांकन और दूसरी है स्थिर तथा परिवर्तनशील भार। ठीक है, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भारांकन के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष को कहा जाता है एक्सप्लिसिट और परोक्ष को कहा जाता है इम्प्लिसिट। तो हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वेटिंग के बारे में। ठीक है, ये दो विधियां क्या कहती है भाई? प्रत्यक्ष और परोक्ष भारांकन से तात्पर्य क्या है? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष भारांकन से केवल इतना ही आशय है कि जो प्रत्यक्ष भारों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि वस्तु की कीमत है, मात्रा है, उनके मूल्य है, उसके अनुपात में हम जो है प्रत्यक्ष रूप में लिए जाते हैं। यानी कि जो उसकी कीमत है, उसकी मात्रा है, उसका मूल्य है, उसके अनुपात में ही हम प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु को लेते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जब हम जो है परोक्ष के बारे में बात करते हैं तो परोक्ष या फिर आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष भारांकन विधि। तो जब अप्रत्यक्ष भारांकन विधि होती है तो हम क्या करते हैं कि उस मात्रा का जो है कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि गेहूं और नमक है, अगर हमें जो है गेहूं नमक की तुलना में 5 गुना लेना है या 5 गुना महत्व दिया जाता है अपनी ओर से, तो हम क्या करेंगे? 5 गुना महत्व दिया है तो नमक की तो हम क्या करेंगे? 1 किस्म लेंगे, जबकि गेहूं की हम क्या करेंगे? 5 किस्में लेंगे, क्योंकि हमने बोला है 5 गुना। तो इसमें तो क्या होता है कि भाई उस वस्तु को 5 बार लिया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष में क्या होता है? एक ही वस्तु ली जाती है लेकिन उसको 5 से गुणा कर देंगे या 5 जो है बता देंगे कि हमने ये 5 मात्रा इसकी लेनी है फाइनल में। ऐसे समझ गए? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ये क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, ये सब कुछ समझ में आता जाएगा। स्थिर तथा परिवर्तनशील भार से क्या तात्पर्य है? तो भाई स्थिर का मतलब तो सीधा सा समझ सकते हो, कोई हम एक भार लेंगे, उसको डिसाइड कर लेंगे कि यही जो है भार अगले 10 सालों के लिए रहेगा, स्थिर ईयर की तरह। यानी आप ये कह सकते हो स्थिर आधार वर्ष जो होता है उसकी तरह है ये बात कि स्थिर भार का मतलब क्या है। आप मान लोगे कि कुछ वर्षों के लिए, सपोज करिए हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 10 वर्ष के लिए, कितने
10 वर्ष के लिए भार जो है गेहूं का 5 किलो मान करके चलेंगे हम, ठीक है। एक गेहूं का भार जो है हम 5 किलो मान करके चलेंगे या 5 ग्राम मान करके चलेंगे, तो ये 10 सालों के लिए स्थिर कर दिया गया। जबकि परिवर्तनशील तो जैसे जैसे आवश्यकताएं हुई, जैसे जैसे हमने उसकी क्वालिटी को देखा कि भाई ये परिवर्तन आ रहा है, हमने देखा गेहूं थोड़ा बड़ा है तो हमने भार बड़ा कर दिया, गेहूं थोड़ा छोटा है तो हमने उसका छोटा भार कर दिया। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील भी होता है। ये कहाँ कैसे उपयोग में लिया जाता है आगे समझ में आएगा। अभी केवल आपको ये याद रखना है भारांकन की कितनी रीतियां हैं, 2, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भारांकन, और दूसरी है स्थिर एवं परिवर्तनशील भार। अब प्रत्यक्ष और अपरोक्ष भी 2 है, वैसे टोटल कितनी होगी 4, लेकिन 2 भाग है। प्रत्यक्ष और परोक्ष अलग अलग हो जाएगी। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, उसके अंतर्गत आप उस वस्तु के कीमत, मात्रा और मूल्य के अनुपात में आप प्रत्यक्ष रूप से लिखोगे। जबकि परोक्ष में क्या होगा कि आप जो है जितना भी बोला, जैसे 5 गुना बोला, 10 गुना बोला, तो आप 10 बार उस वस्तु को ले गए, ठीक है। स्थिर में क्या होगा कि आप भार डिसाइड कर दोगे 10 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए, जितना आपकी इच्छा करे, ठीक है। जबकि परिवर्तनशील में क्या होगा कि आप उसको जो है अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर दोगे, एक दिन में ही चेंज कर दोगे, नहीं करोगे तो 1 साल तक नहीं करोगे, ऐसे परिवर्तनशील है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सूचकांकों की गणना करने की जो विधियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक टेबल ला देता हूं, तो आपको टेबल के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारे को पढ़ना क्या है, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, आपके सामने आपकी टेबल जो है वो आ चुकी है। इस टेबल में सब कुछ दे रखा है, मैं आपके सामने, एक सेकंड बस। अब देखिए भाई, सबसे पहले सूचकांकों की गणना की विधि, यानी कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इसकी भी सबसे पहले तो सूचकांक जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल या फिर अभारित सूचकांक, उसमें भागेंगे तो ए भाग हो जाएगा उसका, और बी भाग में हम बात करेंगे भारित सूचकांकों के बारे में, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। अब जब सूचकांक सरल है और अभारित है तब क्या होगा, 2 विधियां होंगी। एक है सरल समूही रीति, यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जबकि सेकंड होगा सरल औसत मूल्यानुपात विधि, यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, ठीक है। ये तो कब है, जब सरल या अभारित सूचकांक है। जबकि भारित सूचकांक है तब भी हमारे पास में 2 विधियां हो जाती है भारित सूचकांकों के लिए। कौन कौन सी, तो पहली होती है भारित समूही रीति, यानी कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और सेकंड क्या हो जाएगा, भारित औसत मूल्यानुपात विधि। कौन सी, भारित औसत मूल्यानुपात विधि, यानी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, ठीक है। अब प्राइस जो वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव्स मेथड है या भारित औसत मूल्यानुपात है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। हमें अभी बात करनी है भारित समूही रीति के बारे में। अब भारित समूही रीति है, उसके अंतर्गत भी अलग अलग सांख्यिकियों ने अलग अलग मेथड दिया है, जिसमें सबसे पहले आता है लेस्पेयर विधि, सेकंड आता है पास्चे विधि, थर्ड आता है डार्बिस बाउले विधि, फोर्थ आता है मार्शल एजवर्थ विधि, पांचवा आता है फिशर विधि, छठा आता है कैली विधि, और सातवां आता है वाल्स विधि। कितनी विधियां हो गई दोस्तों, ये 7 विधियां। ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पास्चे विधि कौन के क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूचकांकों के लिए उपयोगी है, तो भारित, अभारित, या फिर आपको अंदर भी दे दिए जाए 2 भाग करके कि भारित समूही रीति के लिए या भारित औसत मूल्यानुपात विधि के लिए। तो आपके पास्चे विधि किसके लिए उपयोगी है, भारित समूही रीति है, ठीक है। ये कहाँ उपयोगी है, भारित समूही रीति के अंतर्गत उपयोगी है। सूचकांक कितने प्रकार के थे, 2 भागों में हमने बांटे थे, मतलब इसके कौन कौन से थे, तो पहला था हमारा सरल या अभारित और एक था भारित। सरल है तो उसके भी 2 भाग करेंगे, एक सरल समूही रीति, एक है सरल औसत मूल्यानुपात विधि। फिर भारित के भी 2, भारित समूही रीति और भारित औसत मूल्यानुपात विधि। भारित समूही रीति के 7 भाग हैं। कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है, जैसे लेस्पेयर विधि, पास्चे विधि, डार्बिस विधि या डार्बिस बाउले विधि, मार्शल एजवर्थ विधि, फिशर विधि, केली विधि और वाल्स विधि। ये सभी विधियां जो है आपको एक एक करके हमें पढ़नी है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है।
और मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर में जहां भी आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप वहां पर जो है क्या करेंगे, स्टैटिक्स के पेपर उठाइए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए और देखिए कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक्स में इन टॉपिक से, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सरल अथवा अभारित सूचकांक की बात। इसके बाद इसके अंतर्गत जो दो विधियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों अब, सरल अथवा अभारित सूचकांक। ठीक है, सरल अथवा अभारित सूचकांक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसकी भी दो विधियां थी, उसमें से पहली जो विधि है आप लोगों के, वह हम बात कर रहे हैं अब कि सरल समूही रीति। अब ये सरल समूही रीति क्या कहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सरल समूही रीति में जो फॉर्मूला दिया गया है वह सबसे सरल है और ऐसा भी कहा जाता है कि सूचकांकों का अगर हमें सर्जन करने का सबसे इजी मेथड बोला जाए तो वह हमारा सरल समूही विधि ही है। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, तो P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला। P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर जो ये अलग अलग है, जैसे कि ये P01 ये क्या है, तो आप ये है आपके आधार वर्ष पर आधारित, आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है, आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है, ये जो आपका P0 है ये क्या है, तो ये है आधार वर्ष में समस्त वस्तुओं, आधार वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग, वस्तुओं की कीमतों का योग। ठीक है, आधार वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग। और ये P01 जो है ये क्या हो जाएगा, चालू वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग। ठीक है, चालू वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है सरल समूही रीति के अंतर्गत कि P01 इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इंटू 100। P1 क्या है, समीशन ऑफ P1 क्या है, तो चालू वर्ष में जो समस्त वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का योग, और P0 क्या है, तो आधार वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग, और P01 क्या है, आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है, इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला इससे जो संबंधित है उसके बारे में। तो देखिए कि आपको एक कमोडिटीज दे दी गई या कोई कंपनी है, कोई भी आप मान लीजिए, कोई वस्तुएं हैं जिनका नाम है, देखो ABCDEFGH। ठीक है, ये 8 वस्तुएं दे दी गई है आपको और इनकी प्राइस जो है 2009 में कितनी थी, एक सेकेंड ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए
2009 में वस्तुएं कितनी थी और 2010 में इनकी अलग अलग जो प्राइस है वो हमारे सामने दे रखी है। 2009 में कितनी थी तो देखिए 2, 6, 4, 5, 10, 8, 5 और 15। 2010 में कितनी थी तो देखिए 4, 8, 10, 5, 15, 12, 10, 10। ठीक है, 2010 की वस्तुएं जो प्राइस थी वो दे दी और 2009 की जो प्राइस थी वो दे दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2009 के मूल्यों को, मैं यहाँ क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, 2009 के मूल्यों को आधार मानते हुए 2010 के लिए अभारित, भार तो दे ही नहीं रखा वैसे भी, अभारित सूचकांक की गणना करो। इस प्रकार से आपके सामने जो है दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? वस्तु है, देखो ये भाई आप मान लीजिए ये कोई भी वस्तु है, हो सकती है ABCD के नाम से मैंने दे दी और 2009 में इनकी प्राइस ये थी, 2010 में ये थी। आपको पूछा गया कि 2009 की जो वस्तुएं हैं उनको मूल्य को तो आपका आधार मानना है और 2010 के लिए आपको क्या करना है, अभारित सूचकांकों की गणना करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, समीशन ऑफ P0, क्योंकि इससे ही आपको आधार मानना है तो ये P0 हो जाएगा और ये हो जाएगा P1। अब समीशन ऑफ P0 कितना हो जाएगा, देखिए 8 और ये 12, 12 और 5 17, 17 और 10 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40, 40 और 15 55। ठीक है, तो समीशन ऑफ P0 तो निकाल लिया। अब समीशन ऑफ P1 निकालना है तो 4 और 8 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32 और 10 42, 42 और 2 44 और 10 64, 64 और 10 74, सॉरी 54 और 10 64, 64 और 10 74, 74। ठीक है, तो हमारे पास समीशन ऑफ P1 भी निकल गया, समीशन ऑफ P0 भी निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल जो पीछे वाला फॉर्मूला है समीशन ऑफ P01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ P1 74 अपॉन में समीशन ऑफ P0 55 इंटू 100। अब ये 5 से कटेगा 11, ये 5 से कटेगा कितनी बार, 2 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 2 का 8 और ये 14 और एक ये 0 अपॉन में 11, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 3 8, 11 तिया 33, फिर 5 0, 11 चौक 44, 6 पॉइंट, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ये चलता रहेगा। तो यही हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो हमने आधा अभारित सूचकांकों की गणना कर ली, कितना आया 134.55। इसका मतलब क्या हुआ कि 2009 के कंपैरिजन में 2010 में 34.5% की वृद्धि हुई है। कितनी, 34.55% वृद्धि। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे कि P0 जो भी आधार वर्ष जिसको भी बोला है आधार, उसके लिए P0 ऐड कर लेंगे सभी वस्तुओं की मूल्य को और फिर P1 की जो करंट जिसकी पूछ रहा है उसके योग कर लेंगे, जिसका पूछा है उसको ऊपर अपॉन में नीचे जिसका दे रखा है इंटू 100 और जो भी आंसर आए वही आपका आंसर है। आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ा औसत का चयन। तो औसत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों आपको मैंने बताया कि AM अर्थमेटिक माध्य और एक होता है ज्योमेट्रिक माध्य। आपको जो है अर्थमेटिक माध्य क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो एक निरपेक्ष मान देता है और उसमें थोड़ा सा भी एक भी संख्या को ऊपर नीचे करने पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जबकि जब गुणोत्तर माध्य लिया जाता है तो गुणोत्तर माध्य के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि गुणोत्तर माध्य जो है वो बड़ी संख्या को छोटी और छोटी संख्या को बड़ी बना देता है, तो इस वजह से वह क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो हमें कौन सा यूज करना है, गुणोत्तर माध्य यूज करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, सभी आगे सिखाया जाएगा। भारांकन की विधियां दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और एक है स्थिर और परिवर्तनशील। प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है, स्थिर और परिवर्तनशील, सब कुछ एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ।
फिर हमने पढ़ा सरल। अब जो इसके मेथड्स थे, टोटल मैंने आपको बताया था कौन कौन से मेथड थे दोस्तों। तो पहले तो हमें दो भागों में बांटना है, सरल अथवा अभारित सूचकांक और भारित सूचकांक। सरल के लिए दो, सरल समूही और सरल औसत मूल्यानुपात विधि। भारित में भी दो, भारित समूही और भारित औसत मूल्यानुपात। भारित समूही में भी 7 है, लेस्पेयर, पास्चे, डाउरी, डार्बिस बाउले विधि, मार्शल एजवर्थ विधि, फिशर विधि, कैली विधि और वाल्स विधि। ठीक है। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट करा सरल अथवा अभारित सूचकांकों की विधियों में। पहला सरल समूही रीति। सरल समूही रीति क्या कहती है कि P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इंटू 100। समीशन ऑफ P1 क्या कहता है, चालू वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग, और P0 क्या कहता है, आधार वर्ष में समस्त वस्तुओं की कीमतों का योग। ठीक है। अब फिर क्या करा, P01 का मतलब क्या है, तो आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। तो हमने वो निकालना सीखा एक क्वेश्चन के माध्यम से, आपको समझ में आ चुका होगा कैसे निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को बाद में जब भी रिवीजन करना हो तो समझ आ जाए। या फिर जो नोट्स बना रहे हैं, कई स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, मेरे पास मैसेज करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है कि आप जो है इसी प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।